हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नैतिक चिंताएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एथिकल कंसर्न। इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है नैतिक चिंताएं। नैतिक चिंताएं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एथिकल कंसर्न क्या होते हैं? ये वो विषय होते हैं या परिस्थितियां या दुविधाएं होती है क्या? ये वो विषय, परिस्थितियां या दुविधाएं होती है जहां मानवीय गतिविधियों, निर्णयों, नीतियों या कोई नई तकनीक आने के कारण सही और गलत, न्याय और अन्याय अथवा जो मानवीय मूल्य होते हैं इनका टकराव होता है। तो आप समझ गए होंगे नैतिक चिंताएं किसे कहते हैं। नैतिक चिंताएं वे विषय, परिस्थितियां या फिर दुविधाएं होती है जहां मानवीय गतिविधियों, निर्णयों, नीतियों या फिर नई तकनीक के कारण सही और गलत, न्याय और अन्याय या फिर मानवीय मूल्यों का टकराव होता है। सरल शब्दों में देखें तो जब हमारा कोई कदम समाज, पर्यावरण या किसी व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा को प्रभावित करता है तो वहां पर नैतिक चिंताएं जन्म लेती है। समकालीन विश्व में, जो आज का विश्व है उसकी बात करें तो समकालीन विश्व में विज्ञान, अर्थव्यवस्था और समाज के तीव्र विकास के साथ, क्यों? क्योंकि हमारा विज्ञान भी, अर्थव्यवस्था भी और समाज भी तीव्र विकास के साथ इन चिंताओं के दायरा अत्यधिक व्यापक और जटिल हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनका विकास तेजी से बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारी चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं, इनका भी दायरा व्यापक और जटिल हो गया है। इसके विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नैतिक चिंताओं की परिभाषा और वैचारिक आधार। सबसे पहले नैतिक चिंता की परिभाषा देखते हैं। नैतिक चिंता से तात्पर्य है उन संवेदनशील सामाजिक, व्यावसायिक या फिर तकनीकी मुद्दों से। क्या नैतिक चिंता से तात्पर्य? क्या तीन शब्द हैं इसके अंदर, कौन कौन से? उन संवेदनशील सामाजिक, व्यावसायिक और तकनीकी मुद्दे। क्या संवेदनशील तो तीनों होने चाहिए, और वो भी कौन कौन से? सामाजिक, व्यावसायिक और तकनीकी मुद्दे। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? नैतिक चिंता से तात्पर्य उन संवेदनशील सामाजिक, व्यावसायिक या तकनीकी मुद्दों से है जिनके संदर्भ में स्वीकृत जो नैतिक सिद्धांत है, जैसे हमारा ईमानदारी, न्याय, निष्पक्षता और परोपकार जैसे जो हमारे नैतिक सिद्धांत है, इनके उल्लंघन की संभावना होती है। क्या इनके उल्लंघन की संभावना होती है और जिनके समाधान के लिए गहन तार्किक और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं? नैतिक चिंता कहलाता है। तो हमको आपको एक बार वापस बता देते हैं नैतिक चिंता की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा देखें तो नैतिक चिंता से तात्पर्य उन संवेदनशील सामाजिक, व्यावसायिक या फिर तकनीकी मुद्दों से है जिनके संदर्भ में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत, जैसे हमारी ईमानदारी, न्याय, निष्पक्षता और परोपकार, ये हमारी जो स्वीकृत नैतिक सिद्धांत है, इनके उल्लंघन की संभावना होती है और जिनके समाधान के लिए गहन तार्किक और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बात करें इस अवधारणा की तो यह अवधारणा मुख्य तीन दार्शनिक आधारों पर टिकी हुई है। जो हमारी नैतिक चिंता है, तो नैतिक चिंता क्या है की अवधारणा है, ये मुख्य रूप से क्या तीन दार्शनिक आधारों पर टिकी हुई है, उसकी बात करें। और वो कौन प्रमुख तीन दार्शनिक आधार है? पहला आधार आता हमारा परिणामवाद। परिणामवाद की बात करें तो क्या किसी कार्य का परिणाम, क्या क्या किसी कार्य का परिणाम बहुसंख्य जो आबादी है उनके लिए कल्याणकारी है, इसे हम क्या कहते हैं? उपयोगितावाद। कि भाई हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का जो परिणाम आएगा, तो अंतिम परिणाम क्या है? बहुसंख्य जो आबादी है उसके लिए कल्याणकारी है या नहीं, ये पहला दार्शनिक आधार हो गया। दूसरा कर्तव्यवाद, जिसे डीओंटोलॉजी कहते हैं। क्या कोई कार्य अपने आप में सही है या नहीं है? जो भी कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में सही है या नहीं है? तो कांट के अनुसार क्या हम किसी मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ का साधन तो नहीं बना रहे? क्या मनुष्य का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? मनुष्य का उपयोग हम केवल अपने स्वार्थ को साधने के लिए कर रहे हैं या नहीं? तो कांट के अनुसार है, जिसे हम कहते हैं कर्तव्य शास्त्र। और तीसरा दार्शनिक आधार आता है अधिकार आधारित दृष्टिकोण। क्या इस कदम से किसी के बुनियादी जो मानवाधिकार है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, गोपनीयता, इनका तो कहीं हनन नहीं हो रहा? तो इस तरह हमने देखा जो हमारी ये अवधारणा नैतिक कंसर्न की, नैतिक चिंता की, तो ये अवधारणा मुख्य रूप से तीन दार्शनिक आधारों पर टिकी हुई है। पहला तो हमारा परिणामवाद होता है, दूसरा कर्तव्य शास्त्र जो हमारे कांट के अनुसार है, तीसरा हमारा अधिकार आधारित दृष्टिकोण। अब हम देखेंगे नैतिक चिंता के प्रमुख उदाहरण और उसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार है और कौन कौन से उदाहरण है, उसके बारे में देखते हैं। तो नैतिक चिंताओं को उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर, क्या नैतिक चिंताओं को उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर कुछ प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहली चिंता आती है हमारी कौन सी? व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक चिंता। क्या व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक चिंता की बात करें तो भेदभाव और समानता, समाज क्या है? व्यक्तिगत नैतिक चिंता की बात करें तो इसमें हमारे क्या भेदभाव और असमानता आती है। समाज में जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पे, क्या समाज में क्या जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पे पूर्वाग्रह रखना,
क्या पूर्वाग्रह रखना और अवसरों से उनको वंचित करना। किन किन आधारों पर किया जा सकता है? जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पर पूर्वाग्रह रखना कि ये जाति का व्यक्ति या फला जाति का व्यक्ति या फला धर्म का व्यक्ति या फला वर्ग का व्यक्ति, उसके प्रति क्या ऐसे पूर्वाग्रह रखना कि ये तो ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसे पूर्वाग्रह रखना या फिर उनको अवसरों से वंचित करना। ये हमारी नैतिक चिंता हो सकती है व्यक्ति के हिसाब से। और इच्छा मृत्यु की बात करें तो क्या किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सम्मान से मरने का अधिकार देना नैतिक है या नहीं? मतलब जीवन की पवित्रता बनाम कष्ट मुक्ति की सुविधा। तो ये भी हमारे एक तरह का प्रकार है जिसमें हमारे क्या गिना जाता है? व्यक्तिगत बनाम सामाजिक नैतिक चिंता। व्यक्तिगत तो हमने देख लिया जिसमें हमारे व्यक्ति के आधार पे जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पे है। और हमारे सामाजिक नैतिक चिंता है जिसमें हमारे एक उदाहरण है ये इच्छा मृत्यु का, तो एक उदाहरण है जिसमें समाज पे फर्क पड़ता है। और वो जैसे उदाहरण देखा हमने इच्छा मृत्यु का, इसमें जीवन की पवित्रता ज्यादा जरूरी है या फिर कष्ट मुक्ति की दुविधा। तो दोनों के बीच में क्या है? दुविधा रहती है। दूसरा आता हमारा व्यवसायिक और कॉर्पोरेट नैतिक चिंता है। क्या व्यवसायिक और कॉर्पोरेट नैतिक चिंता की बात करें बिजनेस एथिक्स की, तो विसल ब्लोइंग, जब कोई कर्मचारी अपनी ही संस्था के भीतर हो रहे जो अवैध या फिर जो हमारे अनैतिक कार्य है उनको उजागर करता है, तो वह वहां के संस्था के प्रति निष्ठा बनाम जनहित के बीच में उसके टकराव होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं व्यवसायिक और कॉर्पोरेट नैतिक चिंताओं की। तो उसमें यदि कोई कर्मचारी को लगता है कि जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसमें कोई अवैध या अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसे उजागर करना है या नहीं। यदि वो उजागर करता है तो जनहित के लिए कार्य कर रहा है, और उजागर नहीं कर रहा है तो संस्था के प्रति निष्ठा का कार्य कर रहा है। दूसरा होता है हमारा कौन सा? उपभोक्ता शोषण। तो इसमें क्या भ्रामक विज्ञापन देना, जैसे कई बार तो 2 मिनट में मैगी के उदाहरण दिए जाते हैं कि 2 मिनट में मैगी तैयार, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो आधा आधा एक एक घंटे तक मैगी तैयार ही नहीं होती है। तो इस तरह के कई बार भ्रामक विज्ञापन देना, या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर कई प्रकार के शैम्पू, तेल या फिर ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं जब उनका उपयोग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलता जैसा वो दावा करते हैं। हानिकारक उत्पादों की बिक्री करना, जैसे विमल पान मसाला, दो केस दाने दाने में केसर का स्वाद। तो इस तरह के हानिकारक उत्पादक है उनकी बिक्री करने के जो विज्ञापन दिए जाते हैं, या फिर कृत्रिम कमी पैदा करने या फिर मुनाफाखोरी भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। तो ये हमारी व्यावसायिक और कॉर्पोरेट नैतिक चिंताएं हैं। ये हम प्रकार देख रहे हैं नैतिक चिंताओं के। अब देखेंगे हम लोक प्रशासन और शासन में नैतिक चिंता। क्या लोक प्रशासन और शासन में किस प्रकार की नैतिक चिंताएं हो सकती है? तो हितों का टकराव हो सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जब किसी अधिकारी का व्यक्तिगत या पारिवारिक हित उसके आधिकारिक कर्तव्यों के आड़े आने लगे तो हमारे हितों का टकराव हो सकता है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बात करें तो सार्वजनिक संसाधनों और शक्ति का दुरुपयोग करके, क्या सार्वजनिक संसाधनों और शक्ति का दुरुपयोग करके अपनी करीबी जो लोग होते हैं, क्या अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाना जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। तो ये हमारी क्या शासन की और लोक प्रशासन की नैतिक चिंताएं होती है। तो हमने 3 भागों में बांट के नैतिक चिंताओं के प्रकार पढ़े उदाहरण के साथ। एक तो हमारे क्या व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक चिंता। व्यक्तिगत नैतिक चिंता का मतलब है वो नैतिक चिंता जो केवल व्यक्ति को, क्या किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। सामाजिक नैतिक चिंता मतलब जो पूरे समाज को या फिर एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है। दूसरा आता हमारा व्यवसायिक और कॉर्पोरेट नैतिक चिंता। व्यवसायिक नैतिक चिंता की बात करें, जैसे हमने विसल ब्लोइंग का उदाहरण देखा था, इसके अंदर कि संस्था के प्रति निष्ठा होनी चाहिए या जनहित का भाव होना चाहिए। या फिर कॉर्पोरेट नैतिक चिंता की बात करें कि लाभ कमाने के लिए कंपनियां क्या कर रही है, झूठे झूठे विज्ञापन कर रही है, झूठे झूठे दावे कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रुपये लाभ कमाना और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। फिर लोक प्रशासन और शासन में किस प्रकार की नैतिक चिंताएं हो सकती है? लोक प्रशासन में हमारी नैतिक चिंता देखें तो हितों का टकराव हो सकता है। कैसे? कि व्यक्तिगत या पारिवारिक हित या फिर आधिकारिक कर्तव्य दोनों एक साथ आ जाएं तो दोनों क्या है, कर्मचारी किसकी तरफ जाएगा। या फिर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, ये हमारी क्या शासन और लोक प्रशासन में नैतिक चिंताओं का रूप ले रहे हैं। अब हम देखेंगे उभरती हुई नई नई जैसी तकनीकें आ रही है, इन तकनीकों से जुड़ी हुई कौन कौन सी नैतिक चिंताएं हैं। तो 21वीं सदी में सबसे गंभीर और तीव्र गति से उभरने वाली नैतिक चिंताएं टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखी जा रही है। जैसे आती है हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा की। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा की नैतिक चिंता की बात करें तो इससे क्या होता है, हमारे गोपनीयता के हनन की चिंता रहती है। किसका? गोपनीयता के हनन की चिंता सबसे बड़ी चिंता मानी जाती है। कि बड़ी जो टेक कंपनियां हैं और सरकार है, क्या बड़ी टेक कंपनी और सरकारों के द्वारा नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा बड़े पैमाने पर संग्रह किया जाता है। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर हमारी कौन सी कंपनियां हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो ये क्या करती है, नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा बड़े पैमाने पर संग्रहित करती है। कंपनियां भी करती है तो सरकार भी करती है। जैसे आधार के माध्यम से डेटा इकट्ठा किया जाता है।
और उनकी डिजिटल निगरानी करना। तो ये कई बार क्या है, चिंता पैदा करता है कि कहीं इसका गलत उपयोग तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि उसका गलत उपयोग हुआ तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का डेटा व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक हो जाता है। फिर एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, एल्गोरिदम बायस की बात करें तो एआई प्रणालियां इंसानी डेटा से सीखती है। एआई प्रणालियां क्या करती है, इंसानी डेटा से सीखती है, जिससे उनमें नस्लीय, भाषाई या लैंगिक पूर्वाग्रह आ सकते हैं। जैसे लोगों के अंदर आते हैं, उसी प्रकार एआई भी क्या है, लोगों से ही सीखती है। तो जैसे लोग करते हैं, लोग जिस प्रकार का कार्य करते हैं, उसी प्रकार उनका एल्गोरिदम पूर्वाग्रह हो सकता है। जैसे वो भी एआई के आधार पे भी क्या नस्लीय, भाषाई या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह आ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या भेदभावपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। जैसे नौकरियों में या ऋण देने में भेदभावपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा के। फिर गहन झूठ और दुष्प्रचार की, गहन झूठ का मतलब डीप फेक। डीप फेक के बारे में तो आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि जैसे कई बार क्या है, जैसे फिल्म हस्तियां होती है या फिर कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इनका चेहरा लगा के कई प्रकार के जैसे नकली फोटो, नकली वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे उनका दुष्प्रचार किया जा सके, जिससे हम क्या कहते हैं, डीप फेक कहते हैं। और ये क्या सच्चे जैसे महसूस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, नकली होते हैं। तो एआई के द्वारा निर्मित फर्जी वीडियो या तस्वीरों के जरिए किसी के चरित्र का हनन करना, किसी क्या है, चरित्र के रूप में लांछन लगाना, चरित्र उसका खराब करने का प्रयास करना, समाज में अफवाहें फैलाना, तो ये एआई के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या जो नई-नई जो तकनीकियाँ बढ़ रही है, उसकी वजह से कौन-कौन सी नैतिक चिंताएँ आ रही है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर जवाबदेही का संकट की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की, यदि कोई स्वायत्त प्रणाली जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे हमारे ओला के द्वारा सेल्फ ड्राइविंग कार शुरू की गई थी, या फिर एआई सैन्य हथियार होते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना करती है, क्या कोई स्वायत्त प्रणाली कोई बड़ी दुर्घटना करती है, तो उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसके कोडर की होगी, कंपनी की होगी या खुद मशीन की होगी? तो कई बार इस प्रकार की नैतिक चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने देखा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा के से संबंध में कौन कौन सी चिंताएं सामने आती है। अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के संबंध में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं सबके सामने आती है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी और बायोएथिक्स की बात करेंगे। जैसे हमारी एक टेक्नोलॉजी आती है क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी, मतलब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो मानव भ्रूण के जीन में बदलाव करके डिजाइनर बेबी तैयार करना, मतलब मनचाहा बेबी तैयार करना, उस बच्चे की आंखें, शरीर, रंग, ये सब डिसाइड करना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजाइनर बेबी, हम चाहें जैसा बच्चा तैयार कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो एक प्रकार की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है, अमीर और गरीब के बीच एक जैविक असमानता पैदा करता है। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी जो न होती है, उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन अमीरों के पास इतना पैसा होता है। तो ये अमीर और गरीब के बीच में क्या जैविक असमानता पैदा कर सकता है। जो अमीर है उनके बच्चे तो काफी सुंदर सुंदर होंगे, मनचाहे बच्चे होंगे, लंबे लंबे, या जैसे चाहे वैसे बच्चे हो सकते हैं। लेकिन गरीब क्या है, इस टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं ले सकते, और प्रकृति के चक्र को ये प्रभावित करेगा। फिर अंगों का व्यवसायीकरण, क्लोनिंग की बात करें तो मानव क्लोनिंग या फिर मानव अंगों का व्यापार, जो इंसान की शारीरिक गरिमा को एक वस्तु के स्तर पर गिरा देता है, कि मनुष्य को क्या एक वस्तु मान लिया जाएगा इससे। अब हम देखेंगे पर्यावरणीय नैतिक चिंता। क्या पर्यावरणीय नैतिक चिंता की बात करें तो ये पहलू क्या मनुष्य और प्रकृति के बीच के जो संबंध है उनकी जांच करता है। ये पहलू क्या करता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच के जो संबंध होते हैं उनकी नैतिक जांच करता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ये सबसे चिंताजनक विषय है। कौन सा? पर्यावरणीय नैतिक चिंता। मतलब पर्यावरण का उपभोग इतना किया जा रहा है कि पर्यावरण नष्ट हो जाए, लेकिन मनुष्य की जो लाभ है, मनुष्य की जो ग्रीड है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो बात करें हमारी कौन सी पर्यावरणीय कंसर्न है, तो मानव केंद्रित बनाम प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण, कि मानव को केंद्र में रखा जाए या फिर प्रकृति को केंद्र में रखा जाए। बात करें इसके दृष्टिकोण की, तो पारंपरिक सोच ये मानती है कि प्रकृति केवल मनुष्य के उपभोग का साधन है। मनुष्य को खुश करने का, मनुष्य की जरूरत हो उतना वो प्रकृति का उपभोग कर सकता है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र कहता है कि पेड़ पौधों, जीवों, पर्वतों, नदियों का भी क्या है, अपना एक स्वतंत्र नैतिक मूल्य होता है, और मनुष्य उनका मालिक नहीं है, बल्कि केवल क्या है, उनका एक हिस्सा है। मनुष्य क्या है, इन जो प्रकृति है जिसमें हमारे पर्वत, नदियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनका कोई मालिक नहीं है। उनका खुद का क्या है, एक नैतिक मूल्य होता है। मनुष्य क्या है, इनका मालिक नहीं है, बल्कि क्या है, इनका एक प्रकृति का एक हिस्सा है। फिर जलवायु न्याय की बात करें, क्लाइमेट जस्टिस की, तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए नैतिक रूप से जो विकसित और अमीर देश जिम्मेदार है। जैसा हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या क्योटो प्रोटोकॉल, या बहुत सारे ऐसे जो UNFCCC के तहत जो हमारे कोप किए जाते हैं, मीटिंग्स की जाती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो हमारे विकसित और जो अमीर देश है,
ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार है। और इसके कारण क्या है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अंधाधुंध अंधाधुंध औद्योगिकीकरण किया है। लेकिन इसका सबसे भयानक परिणाम क्या है? गरीब और जो हमारे विकासशील देश है, उनके जो निर्दोष नागरिक हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। और वो भी कैसे? वहां बार बार सूखा पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, भुखमरी की समस्या आती है, ये देखा जाता है। इसे हम कहते हैं जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस। फिर देखें अंतर पीढ़ीगत समता की बात करें तो क्या वर्तमान पीढ़ी को प्रकृति के सभी जो प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, कोयला, जंगल को खत्म करने का अधिकार है? कि जैसे हम इनका इतना उपभोग कर ले, इतना यूज कर ले कि भविष्य की पीढ़ी के लिए ये चीजें खत्म हो जाएगी। तो क्या हमें इतना अधिकार है कि पृथ्वी के सब सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे पानी, कोयला, जंगल, इनको खत्म कर ले? क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों की जरूरत है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य ये है कि हम आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण छोड़ के जाएं, न कि उनका सारा का सारा उपभोग कर लें। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिक चिंताओं की बात करें, हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट में जो नैतिक चिंताएं हैं उनकी बात करें, तो आज के वैश्विक परिदृश्य में कुछ विशिष्ट नैतिक चिंताएं अधिक मुखर होकर सामने आए। मतलब चीख चीख के बता रही है कि तुम सबकी तरफ ध्यान दे रहे हो लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे वर्क फ्रॉम होम और गिग इकोनॉमी की बात करें तो ऑनलाइन डिलीवरी जो बॉयज होते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात करें जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये फ्रीलांसर्स होते हैं, इनको न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, बीमा और या फिर निश्चित वेतन नहीं मिलना, मतलब इनको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपना गुजारा बसारा भी कर सकें। ना तो उनको कोई सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ना मतलब इंश्योरेंस मिलता है, ना बीमा मिलता है, ना ही कोई निश्चित वेतन मिलता है। कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को डिजिटल ट्रैकिंग करना कि वो अभी कहाँ तक पहुंचे, मतलब कई कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट होती है, ये दावा करती है कि एक बार ऑर्डर कर दिया तो 9 मिनट में आप तक वो सामान पहुंच जाएगा, चाहे ट्रैफिक कैसा हो। इसी वजह से कई बार क्या है, ये जल्दबाजी में गाड़ियां चलाते हैं और जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो कई बार इस प्रकार की जो डिजिटल ट्रैकिंग है ये उनको प्रभावित करती है, जिससे उनके व्यक्तिगत समय मतलब राइट टू डिस्कनेक्ट होने का हनन होता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम हमेशा ऑनलाइन रहोगे। जैसे हमारा रैपिडो है, ओला है, उबेर है, तो ये क्या करते हैं, जो जो इनसे जुड़े हुए हैं उनसे कहते हैं कि आप हमेशा ऑनलाइन रहेंगे, आप ऑफलाइन नहीं हो सकते। फिर महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो संकट के समय जैसे हमारे टीके, दवाओं के वितरण में वैश्विक स्तर पर अमीर देशों के द्वारा पेटेंट कानूनों के नाम पर दवाओं को जमा करना, कि जैसे महामारी आ जाती है तो महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य का होता है, तब क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं कि संकट के समय वैश्विक स्तर पर जो अमीर देश होते हैं इनके द्वारा पेटेंट कानूनों के नाम पे क्या है, दवाओं को जमा करना और गरीब देशों को उनके हाल पे छोड़ देना कि गरीब देश उन्हीं के हाल पे रहेंगे, कि मर रहे हैं तो मरने दो। ये हमारी नैतिक चिंताएं हैं। फिर युद्ध और भू राजनीति की बात करें तो आधुनिक युद्धों में साइबर हमलों और आर्थिक प्रतिबंधों, क्या आधुनिक युद्धों में साइबर हमलों, आर्थिक प्रतिबंधों और स्वायत्त घातक हथियार है इनका प्रयोग करना, जिससे क्या आम जनता भूखी मरती है। वर्तमान में भी हम ये देख सकते हैं जो हमारे इराक और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, इससे भारत काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो युद्ध और भू राजनीति इससे ज्यादा प्रभावित होती है। तो हमने वर्तमान की कंसर्न देखी है। अब कंसर्न तो देख ली, चिंताएं तो देख ली, अब इनका क्या क्या सुधार या उपाय हो सकता है, समाधान की बात करें तो के नैतिक चिंताओं के समाधान के कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं उसकी बात करें तो किसी भी नैतिक चिंता, द्वंद या दुविधा को व्यवस्थित रूप से सुलझाने के लिए, क्या किसी भी नैतिक चिंता, द्वंद और दुविधा को व्यवस्थित रूप से सुलझाने के लिए बहुत सारे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे नैतिक समाधान के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? कानून के माध्यम से, मतलब बाहरी और बाध्यकारी रूप होता है। कानून के माध्यम से यदि करते हैं तो ये क्या होता है, बाहरी और बाध्यकारी होता है। नियमों के माध्यम से देखें तो संस्थागत संहिताएं जो कोड बने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। और अंतरात्मा की बात करें तो आंतरिक नैतिक मार्गदर्शन। तो तीन तरह के स्रोत हो सकते हैं नैतिक समाधान के। कानूनी की बात करें, लॉ की, तो बाहरी और बाध्यकारी रूप से हो सकता है। नियम या रूल्स की बात करें तो संस्थागत संहिताएं हो सकती है। और अंतरात्मा की बात करें तो आंतरिक नैतिक मार्गदर्शन हो सकता है। तो हमारे कानून की बात करें, कानून और संविधान की बात करें तो यह क्या है, समाज के द्वारा लिखित और स्वीकृत वे न्यूनतम नैतिक मानक होते हैं जिन्हें क्या कानूनी बाध्यता प्राप्त होती है। ये क्या होता है, समाज के द्वारा लिखित और स्वीकृत, क्या लिखित और स्वीकृत वो न्यूनतम नैतिक मानक होते हैं जिन्हें क्या कानूनी बाध्यता प्राप्त होती है। ये समाज में न्याय और समानता बनाए रखने का सबसे ठोस बाहरी साधन होते हैं। तो कई बार ऐसे जैसे नियम बना दिए जाते हैं कानून के अंदर या संविधान के द्वारा, जैसे पोस्ट कानून है, घरेलू महिलाओं का जो अत्याचार है वो वाला कानून है, बच्चों को लेके पॉक्सो कानून है। तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं और संविधान होते हैं
ये नैतिक चिंताओं को दूर करने का कार्य करते हैं। फिर आचार संहिता की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, तो किसी भी विशेष संगठन या व्यवसाय के लिए बनाए गए जो नीति दिशा निर्देश होते हैं, वो क्या करते हैं, समाधान की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमारा मेडिकल एथिक्स होता है, सिविल सेवा नियमावली होते हैं, वो इसके अंदर शामिल की जाती है। ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कर्मचारी को ये स्पष्ट करते हैं कि कार्यस्थल पर उनसे किस प्रकार के नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती है। तो इसके बारे में कर्मचारी को पता चलता है किसके माध्यम से, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के माध्यम से। फिर आता है अंतरात्मा की आवाज, अंदर से आने वाली आवाज, जैसे हम क्या कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज। जब कानून मौन हो, कुछ विषय होते हैं सब जगह कानून के अंदर नियम नहीं बने हुए, बहुत सारी जगह कानून नहीं है, तो जहां कानून मौन होता है, अस्पष्ट होता है, या फिर दो कानून आपस में टकरा रहे होते हैं, तब व्यक्ति की आंतरिक जो तार्किक चेतना है, करुणा और सहानुभूति, क्या तब क्या है, व्यक्ति के आंतरिक तार्किक चेतना, करुणा, सहानुभूति और उसके व्यक्तिगत जीवन मूल्य ये क्या करते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आंतरिक नैतिक मार्गदर्शन कहा जाता है। फिर चौथा उपाय आता है हमारा जवाबदेही और पारदर्शिता, जैसे हमारा सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई, स्वतंत्र ऑडिट, सोशल ऑडिट जैसे उपकरण के माध्यम से क्या शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो हमने ये चीज देखी कि जो हमारी नैतिक चिंता है इनको दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। फिर एक अलग पहलू है, वो पहलू आता हमारा कौन सा, नैतिक सापेक्षतावाद बनाम सार्वभौमिकता। तो सबसे पहले देखें नैतिक सापेक्षतावाद क्या होता है, इथिकल रिलेटिविज्म की बात करें तो इसके अनुसार नैतिक चिंताएं क्या, सामाजिक जो नैतिक चिंताएं संस्कृति, समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। जो हमारे लिए नैतिक चिंता है हो सकता है जो पश्चिमी देश है, अमेरिका, यूरोप, इनके लिए नैतिक चिंता ना हो। क्यों? क्योंकि नैतिक चिंता संस्कृति, समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जो बात एक संस्कृति में नैतिक चिंता का विषय है, जैसे पशु बलि, विशिष्ट पोशाक होना, वही क्या है दूसरी संस्कृति में सामान्य हो सकती है। जैसे भारत के अंदर गाय का मांस खाना एक तरह की नैतिक चिंता है, लेकिन अमेरिका में ये शौक से खाया जाता है। तो हो सकता है स्थान बदलते एक जगह की नैतिक चिंता दूसरी जगह के लिए सामान्य बात हो सकती है। दूसरा होता है नैतिक सार्वभौमिकता। नैतिक सार्वभौमिकता की बात करें तो इसके विपरीत यह दृष्टिकोण मानता है कि कुछ जो बुनियादी मूल्य होते हैं, जैसे हमारे मानव गरिमा, जीवन की रक्षा, करुणा, न्याय, ये अपरिवर्तनीय है। ये समय, काल और परिस्थिति या देश के अनुसार बदलते नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है। ये हर काल, देश और परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, नैतिक सार्वभौमिकता तो सुदृढ़ होनी चाहिए, बल्कि क्या जिसके बजाय नैतिक सापेक्षतावाद पे कम ध्यान दिया जा सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो नैतिक चिंताएं क्या, नैतिक चिंताएं कोई स्थिर या रुकी हुई समस्या नहीं है। जैसे जैसे मानव सभ्यता नए नए आविष्कार करेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नई नई नैतिक चिंताएं सामने आती रहेगी। एक न्यायपूर्ण, प्रगतिशील और मानवीय समाज की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक नए जो कदम, कानून और तकनीकी का इन सभी नैतिक पहलुओं की कसौटी पर निरंतर मूल्यांकन करते रहे, ताकि नैतिक चिंता का प्रश्न ही खड़ा ना हो। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने प्रशासकीय नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नैतिक चिंताएं को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।